बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे बात होगी। पहला ये कि एक इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है इस वक्त, और उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक़ एक दरख्वास्त थी जो कि हकूमती अरकान हैं जो कि इस्लामाबाद के 3 हलकों से जीत चुके थे, उनकी दरख्वास्त थी, उसको कबूल कर लिया गया है। उसका क्या असर होगा? और दूसरा मामला जो है वो क्रिकेट बोर्ड से मुताल्लिक़ है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से मुताल्लिक़ कि गुज़िश्ता रोज़ जो शिकस्त हुई है पाकिस्तान को इंडिया के हाथों, एक जीता हुआ आसान मैच था जो कि अपने हाथ में था, अपने हाथ से वो जीत जो है वो हार में तब्दील हो गई। तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ऊपर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन में आप ये देखिए कि आज एक जो दरख्वास्त मंजूर हुई है वो दरख्वास्त थी हुकूमती जो अरकान जीते हैं इस्लामाबाद के 3 हलकों से, उन्होंने ये कहा था कि जो उनकी जीत जो चैलेंज हुई हुई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजों को तब्दील किया जाए, यानी उनका केस जो है वो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दूसरे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भेजा जाए। उनकी ये दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। आज ये देखिए कि होता यह है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है, मुल्क में जब भी आम इंतखाबात होते हैं उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात किए जाते हैं, ताकि जितनी भी इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, जितने भी इंतखाबी झगड़े हैं, किसी की जीत को चैलेंज करना है, किसी की हार को चैलेंज करना है, तो ये तमाम काम जो हैं ये फिर उन ट्रिब्यूनल्स में होते हैं। ये कानून है जो कि बना हुआ है, हमारे इंतखाबी कवानीन यही कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन कब हुए थे जी? 8 फरवरी को। आज क्या चल रहा है जी? 10 जून। 5 महीने गुज़र गए हैं और हाल ये है कि अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उन्हीं की बात नहीं हो रही कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो कैसे तरतीब दिए जाएंगे, कैसे उनकी तश्कील होगी। कानून मौजूद है, इसके बावजूद चैलेंज कर दिया जाता है। नया कानून आ जाता है कि रिटायर्ड जजों को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में शामिल किया जा सकता है, वो चैलेंज होता है, वो उसके ऊपर कोई फ़ैसला आता है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन में मामला, यानी जो काम इलेक्शन के बाद 1 महीने के अंदर होना है कानून के तहत, वो अब 5 महीने में जहां होना है वो ट्रिब्यूनल ही अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। यानी हमारे यहाँ ये इलेक्टोरल सिस्टम की एक ये आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी नाकामी है। ये मुँह बोलता सबूत है हमारे इंतखाबी कवायद की, हमारे इंतखाबी सिस्टम की, कि हमने इंतखाबी उज़रदारियों के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाए होते हैं कि जी 1 महीने के अंदर आपको फ़ैसला है, आप अगर हारे हैं इलेक्शन में तो आप ट्रिब्यूनल से रुजू करें, वहाँ पे इंसाफ होगा, जो भी आपकी हार होगी या जीत होगी फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 महीने गुजर गए हैं और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि जी ट्रिब्यूनल जो है वो हाज़िर सर्विस जजों पर होगा या रिटायर्ड जजों पर होगा। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स अमूमन इसलिए सामने आ रही हैं कि जिन लोगों को फॉर्म 47 की सूरत में जिताया गया है, यानी जो लोग फॉर्म 40 उन्हीं के मुकदमात हैं ना, उन्हीं के ख़िलाफ़ लोग आए हुए हैं फॉर्म 47 वालों के ख़िलाफ़। तो फॉर्म 47 वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी जीत को बरकरार रखने के लिए ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसीलिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो अभी तक नहीं बन पा रहे। आज इलेक्शन कमीशन ने जो ये इजाज़त दे दी है इस्लामाबाद के 3 हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की, तो ये इजाज़त जो है वो ज़ाहिर है कि ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक है। जो हारने वाले थे, फॉर्म 45 वाले थे, उनका ये कहना था कि जी यही ट्रिब्यूनल सुनेंगे, जबकि जो जीतने वाले थे वो कहते हैं कि ट्रिब्यूनल चेंज कर दिया जाए। उनकी मान ली गई और बुनियादी तौर पर ये जो फ़ैसले हैं ये फॉर्म 47 वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं, और इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो शरीके जुर्म है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें पूरी तरह से उनका नेक्सस है, और वो इसी तरीके के फ़ैसले जो है वो करते आ रहे हैं। अभी तक जितने भी उज़रदारियाँ और जितने भी झगड़े इलेक्शन कमीशन में आए हैं उसमें पीटीआई के बल्ले के निशान समेत और पीटीआई की जो मखसूस नशस्तों वाला केस है उसको भी अगर शामिल कर लीजिए, इन तमाम मुकदमात में इलेक्शन कमीशन ने ये साबित किया है कि वो उनका पार्टीज़न है, वो बाइस्ड हैं, और वो जो है यूँ समझ लीजिए कि इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसले जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक, अगर आप पूरी फ़हरिस्त उठा के देख लीजिए, हम किसी व्लॉग में उसका ज़िक्र करेंगे कि कितने फ़ैसले थे जो कि तमाम के तमाम जो हैं
PTI के ख़िलाफ़ हुए हैं और फार्म 45 वालों के ख़िलाफ़ हुए हैं, और सिर्फ फार्म 47 वाले जो हैं उनको देखा जाए तो रिलीफ मिल रहा है। आज का जो फ़ैसला है कि जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के हलकों में तब्दील कर दिया जाए, ये भी इसी चीज़ का ही मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर जो है फार्म 47 वालों के हक़ में इलेक्शन कमीशन ने हमेशा की तरह जो है वो फ़ैसला दिया है। दूसरा मामला जो था जी वो गुज़िश्ता रोज़ भारत के हाथों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत हुई। एक ऐसा मैच जो कि हाथ में था आपके, एक ऐसा मैच जिसमें कि जीत यकीनी थी, एक ऐसा मैच के जिसको कि बिल्कुल जिसमें बना लिया था जिस मैच को अपने हक़ में जीतने के लिए, वो मैच भी जनाब आप हार गए। एक शोबे में अगर बॉलिंग में अच्छा मुज़ाहिरा हुआ तो हमारी जो बैटिंग डिपार्टमेंट था उसने उसको बिल्कुल फ्लॉप कर दिया। तो इसमें गुजारिश ये है कि जब भी मुल्क जो है ना वो पूरा बतौर रियासत जब वो इन्हतात पज़ीर हो, जब वो ज़वाल पज़ीर हो, उसका ग्राफ गिर रहा हो ना, तो फिर जितने भी रियासती इदारे होते हैं इसी तरीके से, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो समाज हो, ये तमाम ही इदारे फिर तनज़्ज़ुली का शिकार होते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद द क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान के जी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह आप देख लीजिए कौन है, मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी कौन है? सेनेटर हैं। और कौन है? वज़ीर दाखिला हैं। वज़ीर दाखिला तो एक ऐसी पोस्ट होती है कि उसके पास तो सर खजाने की फ़ुर्सत नहीं होती, इतने केसेस उनके पास, इतने मामलात, इतने इश्यूज़ और इतने जो है इतनी मसरूफियात होती हैं। तो हाउ कैन ही मैनेज के जी एक वज़ीर दाखिला जो है, वफाकी वज़ीर दाखिला, वो क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम जो है वो भी संभालेगा। तो और इसका नतीजा जो है फिर वो ये निकल रहा है। आज मोहसिन नकवी साहब जो है वो पाकिस्तान की हार के ऊपर कह रहे हैं कि जी हमने पूरी क्रिकेट टीम की जो है ना वो मेजर सर्जरी करनी है। जनाब ये सर्जरी अगर आप भी करेंगे ना तो फिर वो सही नहीं होगी, इसलिए कि ये आपका काम नहीं है, ये फिर सर्जन का ही काम है। जिसका काम उसी को साझे। होना यहाँ पर यही चाहिए कि कोई क्रिकेट की शुद्धबद्ध रखने वाला होना चाहिए, शुद्धबुद्ध रखने वाला कोई होना चाहिए जिसको कि पता हो, जो ख़ुद प्लेयर रहा हो। जैसे कि रमीज़ राजा से आप जितना मर्ज़ी इख्तलाफ कीजिए, लेकिन रमीज़ राजा को अगर इमरान खान ने अपॉइंट किया था PCB का चेयरमैन, तो वो उसमें एक प्लस पॉइंट ज़रूर था कि रमीज़ राजा उन सारी बतौर क्रिकेटर उन सारी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट से होकर आया हुआ था, और उसको पता था कि जी कहाँ-कहाँ ख़राबियाँ हैं और कहाँ-कहाँ क्या-क्या रिफ़ॉर्म जो हैं वो होने हैं। एज़ कम्पेयर टू कि जी आप एक ऐसे शख्स को बिठाएं जो कि क्रिकेट से नाबल्द हो, सिर्फ शौक़ में वो आ रहा हो, और अगर शौक़ में भी आ रहा है तो वो किस तरीके से वो एज़ सेनेटर के तौर पे, एक वज़ीर दाखिला काबीना के मेंबर के तौर पे, और फिर वो ये बतौर PCB के चेयरमैन जो है वो भी काम करेगा। तो ये सारे एड हॉक बेसिस होते हैं। कभी भी आप इस तरीके से फोकस नहीं हो सकते, कभी भी आप सर्जरी जो है वो नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि ये आपका काम नहीं है। आप अगर सर्जरी करेंगे भी तो वो गलत सर्जरी होगी, उससे जो नताइज आप हासिल करना चाहेंगे वो कतई तौर पर नहीं हो सकते। हमारे मुल्क में मसला यही है कि यहाँ पर जो है जिसका जो काम है वो अपना वो काम नहीं कर रहा है जिसकी उसे तनख्वाह मिल रही है, और बाकी सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये एक अलमिया है, और हमारे यहाँ सिर्फ ये चूँकि ये ओहदे जो हैं नवाजने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। चेयरमैन PC का भी ओहदा जो है ये भी जो भी हुकूमत आती है वो अपना ही चेयरमैन लेकर आती है। हालांकि ये प्रोफेशनल ओहदे होते हैं, इसमें सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए। चूँकि ये सियासी तौर पर इसमें सियासत होती है, बाकायदा तौर पर सियासी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो फिर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं जी वो भी सियासी आते हैं। आप कभी भी इन हालात में और इस सेटअप के साथ, इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो आप कभी भी वो रिज़ल्ट नहीं लेना चाहेंगे जो रिज़ल्ट इंडिया की क्रिकेट टीम एक अरसे से देती आ रही है। Thank you.